बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। पहले हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं उसे हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो आज हम डायमेंशन एनालिसिस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की पढ़ेंगे। डिफ़िनीशन क्या होती है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की? तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डिफ़िनीशन ये होती है कि एक तो हमें पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी होती है जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो अगर बेस क्वांटिटीज़ या दूसरा नाम बेस क्वांटिटीज़ का होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उसके ऊपर अगर हम पावर लगाएं, उसका पावर जो है वो जब रेस कर जाता है, कितना रेस करता है, तो वो जितना पावर उसके ऊपर होगा वो उसका डायमेंशन कहलाएगा। एग्ज़ाम्पल से बेहतर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फिज़िस्ट जो है जो डायमेंशन एनालिसिस को इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो स्क्वायर ब्रैकेट का सहारा ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट होता है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है हम इसके अंदर डायमेंशन लिखते हैं और इसके अंदर जो क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। लेट सपोज़ हमारे पास है हम लेंथ को मेजर करना चाहते हैं तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, एल लिख देंगे। ठीक है, या डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो डिस्टेंस भी हमारे पास क्या होता है, वो भी लेंथ में आता है। ठीक है, लेंथ में हम डिस्टेंस को कवर करते हैं तो वो भी एल से डिनोट होगा। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको वो लिखा हुआ है कि हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, और उसकी हाइट हमारे पास h है। ठीक है, तो रेडियस जो है, रेडियस ये भी एक लेंथ है। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस में हम रेडियस को लेंथ से ज़ाहिर करेंगे। इस तरह हाइट को भी जो है वो हम लेंथ में ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, बेसिकली डायमेंशन हमें क्या बताता है? डायमेंशन हमें बताता है कि एक क्वांटिटी फ़िज़िकली एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ठीक है, एक फार्मूला है हमारे पास किसी चीज़ का, क्या वो फ़िज़िकली एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो डायमेंशन एनालिसिस हमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। आप लोगों को पता है 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ होती है वो 7 होती है। ठीक है, और 7 क्वांटिटीज़ के अपने अपने डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, डायमेंशंस भी होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। और सिंबॉलिकली जो है हम ये बेस क्वांटिटी जो है वो ये कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये टेबल आपके पास है। ठीक है, इस टेबल में हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, लेंथ, तो लेंथ को कैपिटल एल से, मास को कैपिटल एम से हम डायमेंशन एनालिसिस में डिनोट करेंगे। टाइम को कैपिटल टी से, करंट को आई से, कैपिटल आई से, टेम्परेचर को कैपिटल के से। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैपिटल एन से, और लुमिनस इंटेंसिटी को जे से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये बेस क्वांटिटीज़ है और ये उसके सिंबल्स हैं। ठीक है, हम जब डायमेंशन एनालिसिस करेंगे तो हम इस टेबल को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस करने से पहले जो है वो आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ फार्मूले हमारे पास होते हैं। तो फार्मूलों में क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो हमें पता हो कि फार्मूले में कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, कौन सी वेरिएबल है, तो उसी से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं उस फार्मूले का। ठीक है, तो डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है? फार्मूले में जो वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपके पास F इज़ टू एम ए। ठीक है, तो F इज़ टू एम ए जो है, फोर्स भी आपके पास वेरिएबल है, मास भी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन भी जो है वो वेरिएबल हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या होगी? दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव डायमेंशन, जिनका डायमेंशन होगा। ठीक है, और वेरिएबल मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे आपके पास मास है तो मास की वैल्यू 1 kg भी हो सकती है, 2 kg भी हो सकती है, वो चेंज होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास होती है डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से होते हैं? जिनका डायमेंशन होता है लेकिन मैग्नीट्यूड उनका कांस्टेंट होता है। ठीक है,
जैसे आपके पास स्पीड ऑफ लाइट, इसका डायमेंशन तो है लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। आपको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट, इसका डायमेंशन तो है मीटर पर सेकंड, ठीक है, उससे डायमेंशन हम निकाल सकते हैं लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इस तरह प्लांक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल G होता है, ठीक है। इसके अलावा डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशन लेस वेरिएबल, मतलब जिनका डायमेंशन तो नहीं होता लेकिन वो वेरिएबल क्वांटिटी होती है। जैसे डेफिनेशन में है कि वो क्वांटिटी जिनका डायमेंशन तो नहीं होता लेकिन मैग्नीट्यूड बार बार चेंज होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है प्लेन एंगल, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक था, ठीक है, इसी चैप्टर का जो स्टार्टिंग टॉपिक्स थे, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में, ठीक है, उधर भी मैंने आपको बताया था कि प्लेन एंगल जो है वो भी रेशो होती है सेम क्वांटिटीज़ की। सॉलिड एंगल जो है जैसे रेडियन से रेडियन, ये सेम क्वांटिटीज़ की रेशो होती है। मैग्नीट्यूड तो इनका वेरिएबल होता है लेकिन डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन इनका नहीं होता। स्ट्रेन है तो स्ट्रेन भी दो लेंथ्स के दरमियान रेशो को हम कहते हैं, ठीक है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो इनका भी डायमेंशन नहीं होगा लेकिन मैग्नीट्यूड वेरिएबल होगा। चौथे नंबर पे हमारे पास होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स। वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनका डायमेंशन नहीं होता लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट होता है। ये ऊपर वाले के बिल्कुल उलट होता है, ठीक है। ऊपर वाले का डायमेंशन था डायमेंशन लेस वेरिएबल, उसका डायमेंशन था लेकिन जो डायमेंशन अगर देखा जाए डायमेंशन उनका नहीं था लेकिन जो मैग्नीट्यूड था वो वेरिएबल था। ये ज़रा देखें कि इनका डायमेंशन तो नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड इनका चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसमें जो है डायमेंशन नहीं है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। जैसे हमारे पास पेवर नंबर है 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 का तो डायमेंशन नहीं है, या पाई जो है इसका डायमेंशन नहीं है, बस इसकी सिंपल वैल्यू है 3.14 ये वैल्यू होती है, या 22/7 इसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। अब हमारे पास ये एक और टर्मिनोलॉजी आती है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला मतलब ये है कि हमारे पास हम अगर किसी फार्मूले का डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ बराबर होता है F = ma के बराबर, ठीक है। और जो पिछला टेबल था हमने वहाँ पढ़ा था कि मास के लिए हम कैपिटल M इस्तेमाल करते हैं, और एक्सेलरेशन आपको पता है कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर क्या है, ये लेंथ है, तो इसकी जगह हम लेंथ पुट कर देंगे, और सेकंड स्क्वायर क्या है, ये हमारे पास टाइम है, तो इसकी जगह हम टाइम की पावर -2 पुट कर देंगे, तो ये फोर्स का डायमेंशन आ जाएगा। अच्छा, डायमेंशन इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, तो डायमेंशन एनालिसिस हम इस्तेमाल करते हैं कि फार्मूला जो है वो फार्मूला में अगर किसी ने फार्मूला दे दिया कि ये फार्मूला सही है या गलत है, तो फार्मूले को हम चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। दूसरी चीज़ होती है हमारे पास होमोजेनिटी ऑफ फिज़िकल इक्वेशन, ठीक है। मतलब ये है हमें एक इक्वेशन दिया गया है, फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है, तो फर्स्ट इक्वेशन में राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो हम इसको कहते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल हम इसको कहते हैं। और तीसरी चीज़ डायमेंशन एनालिसिस का फ़ायदा क्या है, वो है हम इससे फार्मूला निकाल सकते हैं, डिराइवेशन कर सकते हैं। अच्छा, पहली चीज़ जो इसमें है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है यूज़, वो हम उसको करते हैं कि फार्मूला करेक्ट है या गलत है। ये हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला दिया गया है, हम ज़रा चेक करते हैं दोनों साइडों का, राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड का हम डायमेंशन ज़रा चेक करते हैं। तो पहले हमें फ़ोर्स का पता होना चाहिए कि फ़ोर्स का डायमेंशन क्या है, वो हम पिछले स्लाइड में निकाल भी चुके हैं, ठीक है। वो इसके बराबर है, मास की जगह हम पुट करते हैं कैपिटल M, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर हमारे पास लेंथ होता है, और सेकंड स्क्वायर जो है वो उसकी जगह हम टाइम पुट कर देंगे, तो वो t की पावर -2 डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आएगा, तो वो -2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड की इक्वेशन आ गई।
अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, इस वाली साइड को देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या वैल्यू बन सकती है। ठीक है, मास की जगह तो हम कैपिटल एम लिख देंगे। वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी हमारे पास होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हमारे पास मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद ये स्क्वायर जो है लेंथ पे भी आ जाएगा और टाइम पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में एल है और एक नोमिनेटर में स्क्वायर है लेंथ का, तो ये एक कट जाएगा, तो ये डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास दोनों के डायमेंशन सेम आते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये फार्मूला सही है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है और ये सही है। हमने इसकी देख लिया कि ये करेक्ट फार्मूला है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर हमने वैसे लिया हुआ है। चेक करते हैं कि इसका डायमेंशन सेम आता है कि नहीं आता है। फार्मूले में हमने जो है वो खुद से कोई गलती इंट्रोड्यूस की है। आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हमने लिख लिया है कि हम ज़रा चेक करना चाहते हैं कि डायमेंशन सेम आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन सिमिलरली सेम आ जाएगा। और अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, इस वाली साइड को ले लेते हैं। ठीक है, इस वाली साइड को जब हम ले लेंगे और वैल्यूज़ पुट कर लेंगे इसी तरह, तो हमारे पास जो है ये एल स्क्वायर और एल स्क्वायर जो है ये कट जाएंगे, तो हमारे पास डायमेंशन सिर्फ एम टी की पावर -2 आ जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये इक्वेशन और ये दोनों सेम नहीं आ रही, तो मतलब ये है कि डायमेंशनली ये फार्मूला गलत है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा आता था होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल में हम इक्वेशन के राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालेंगे। अगर वो सही आया, डायमेंशनल क्वांटिटीज़ अगर हमारे पास सेम आई, कांस्टेंट्स के साथ हमें कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, लेकिन डायमेंशनल क्वांटिटीज़ अगर दोनों साइडों पे सेम है तो मतलब ये है क्या होगा, ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक हमारे पास ये इक्वेशन करेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपको पता है वो मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। तो मीटर हमारे पास लेंथ है और टाइम का जो डायमेंशन होता है वो टी होता है। तो ये जब ऊपर चला जाता है तो ये टी की पावर -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम राइट हैंड साइड को लेना चाह रहे हैं। तो वेलोसिटी का डायमेंशन तो ये होता है और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, वो एल टी की पावर -2 होता है और टाइम का जो है वो टी होता है। दोनों को यहाँ पे अगर आप देखें तो टाइम का ये -2 है और ये यहाँ पे टाइम 1 है, पावर उसका 1 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बेस से सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास ये क्वांटिटीज़ आ जाएंगे और ये ऐड होके जो है हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इससे अगर हम 2 बाहर निकालें, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो अगर देखा जाए तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास सेम आई है। ठीक है, मतलब जो है एल टी की पावर -1 यहाँ पर भी है और एल टी की पावर -1 यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में भी है, 1 और 2 में। ठीक है, 2 हमारे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम डायमेंशन एनालिसिस में डील ही नहीं करते। तो हमारे पास जो है हमें ये पता चला इक्वेशन नंबर 1 से कि हमारे पास जो टर्म्स है वो दोनों साइडों पे सेम आ रही है। ठीक है, तो इसलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा, तीसरी चीज़ हम क्या करते हैं, हम इससे फार्मूला मालूम करते हैं। अगर हमें स्टेटमेंट दिया जाए, ये हमें स्टेटमेंट दिया गया है, तो स्टेटमेंट से हम क्या निकाल सकते हैं, फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, इन्होंने एक सॉलिड स्फीयर लिया हुआ है, जैसे हम एक गेंद को ले लेते हैं और वो क्या होता है, सॉलिड स्फीयर मतलब गेंद होता है। ठीक है, और बिल्कुल सॉलिड होता है, जो पानी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको डबो सकते हैं, वो उसका वज़न हो। तो उसको अगर हम क्या करते हैं, लिक्विड में स्फीयर को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, तो उस पे जो है हमारे पास एक फोर्स अमल करता है, अपोजिंग फोर्स। लिक्विड जो है, लिक्विड क्या करेगा, उस स्फीयर पे अपोजिंग फोर्स अप्लाई करेगा। और वो अपोजिंग फोर्स किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है,
जिसको हम ईटा कहते हैं। ये जो सिंबल होता है इसको हम कहते हैं ईटा, और ये विस्कासिटी होती है, ठीक है। उर्दू में हम गाढ़ापन कहते हैं कि इस लिक्विड में जो है वो गाढ़ापन कितना है, ठीक है। और हमारे पास जो हम स्फीयर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्फीयर हमने पानी के अंदर फेंक दिया है, तो उसका रेडियस आर है और स्पीड किस स्पीड के साथ वो पानी के अंदर जाएगा, ठीक है, तो वो हम वी से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जो है हमें फार्मूला डिराइव करना है कि ड्रैग फोर्स का फार्मूला क्या होगा। मतलब यह है कि हमें बताया गया है कि वो जो फोर्स है अपोजिंग फोर्स, जब हम लिक्विड में स्फीयर को फेंक देते हैं जिस पे अपोजिंग फोर्स अप्लाई होता है, तो वो एक तो विस्कासिटी पे डिपेंड करता है, और उसका रेडियस भी होगा और वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। तो वो फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो उस फोर्स को, अपोजिंग फोर्स को ड्रैग फोर्स हम कहते हैं, ठीक है। एक ये चैप्टर नंबर 6 में ये टॉपिक जो है ये आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हमें पता चला कि ड्रैग फोर्स जो है वो किन किन चीज़ों पे असरअंदाज होता है, ठीक है। एक तो विस्कासिटी पे, दूसरी चीज़ रेडियस पे, और तीसरी चीज़ जो है वो वेलोसिटी पे। तो हम क्या कर लेंगे, इसके ऊपर पावर ले लेंगे, ABC पावर ले लेंगे, ठीक है। हमने ABC पावर ले लिया। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाऊँगा, K मैंने लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम पीछे जाएं, गिवन में हमारे पास ये विस्कोसिटी का डायमेंशन हमें दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे, और फोर्स का डायमेंशन भी हमें पता है, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो हम निकाल चुके हैं पिछले स्लाइड्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में मुख्तलिफ डायमेंशंस पुट करेंगे। जब हम डायमेंशंस पुट करेंगे, K को आप रहने दें क्योंकि ये कांस्टेंट है, और मैंने आपको बताया है कि डायमेंशन एनालिसिस में कांस्टेंट के साथ हम डील नहीं करते, ठीक है। तो आप इस साइड पे ड्रैग फोर्स हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हम ये निकाल चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर दें, ईटा का डायमेंशन पुट करें। ईटा का डायमेंशन वो गिवन है, उसके ऊपर आप पावर A ले लें। उसके बाद आपको पता है रेडियस क्या है, रेडियस हम लेंथ में मेजर करते हैं, ठीक है। और जो वेलोसिटी होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, तो उसका डायमेंशन ये होता है। तो आप उसके ऊपर पावर C ले लें, ठीक है। ये हमें कहाँ से पता चला है, ये हमें यहाँ से पता चला है कि रेडियस को हम लेंथ में मेजर करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी का डायमेंशन L डिवाइड बाई T के बराबर होता है, और फोर्स इस तरह यहाँ से हमने ये वैल्यूज़ ली हैं, और ये विस्कोसिटी, ठीक है। अब हमारे पास जो सेम क्वांटिटीज़ हैं, मतलब ये है लेंथ हमारे पास यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, जहाँ जहाँ पर भी लेंथ आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, बेसिस सेम है तो पावर हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, पावर हमारे पास ऐड हो जाएंगे। हमारे पास जो है, अगर देखा जाए यहाँ पे हमारे पास मास है, ठीक है, मास 1 है, और लेंथ अगर देखें तो लेंथ हमारे पास ये भी लेंथ है, ठीक है, ये भी लेंथ है, ठीक है, और ये भी लेंथ है, ठीक है। तो अब बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो -a प्लस b प्लस c, इस तरह टाइम हमारे पास दो जगहों पे हैं, ये और ये, ठीक है। उसके ऊपर पावर c है, ठीक है। और इस साइड पे हम क्या कर लेंगे, जो ये मास है, मास लेंथ टाइम, इसको अलग अलग कर लेंगे। ये क्यों हम करते हैं, क्योंकि हम पावर की कंपैरिजन करेंगे। तो पहले हम मास की कंपैरिजन अगर करते हैं तो मास हमारे पास इस साइड पे इसका पावर 1 है और यहाँ पे इसका पावर a है। ये कंपैरिजन से हमारे पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, ये 1 आई है। इस तरह हम टाइम की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो टाइम की वैल्यू हमारे पास लेफ़्ट साइड पे टाइम की वैल्यू t की पावर -2 है, और दूसरी साइड पे हमारे पास t की पावर a माइनस c, ठीक है। इस तरह हम कंपैरिजन कर लेंगे तो हमारे पास -a -c जो है
ये -2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन से। ये ए की वैल्यू जो है आप यहाँ अगर पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास सी की वैल्यू वो 1 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम एल मालूम करना चाहते हैं तो एल मालूम करने के लिए जो है वो हम कंपैरिजन कर लेंगे यहाँ पे लेंथ से। लेंथ को अगर हम मैयर करना चाहते हैं तो ये L1 हो जाएगा, L की पावर 1, और बाकी जो है हमारे पास राइट हैंड साइड पर ये वैल्यूज़ तो बेसिस सेम है। ठीक है, हमारे पास ये भी L है तो पावर्स हमारे पास हम कंपैरिजन कर लेंगे तो हमारे पास 1 बराबर आ जाएगा -a + b + c। ठीक है, ए और सी हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, ये सी हम मालूम कर चुके हैं, ये ए हम अगर इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे 1 + a - c में। ठीक है, तो हमारे पास b की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास a b c तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है, तो इसको आप इस इक्वेशन में पुट करें। जब मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह आ जाएगी। ठीक है, और k की वैल्यू हम यहाँ पे 6 पाई पुट करते हैं। ठीक है, हमें डायमेंशन एनालिसिस में कांस्टेंट के साथ नहीं डील करना होता, तो जब आप स्टोक्स लॉ पढ़ेंगे तो स्टोक्स लॉ में आपको पता चलेगा कि ये k की जगह हम 6 पाई क्यों पुट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि डायमेंशन एनालिसिस जो है हमें कांस्टेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती। ठीक है, तो यहाँ हमें पता चला कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें स्टेटमेंट दिया जाए तो वहाँ से हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह डायमेंशन एनालिसिस के फ़वाइद हैं तो इस तरह नुकसानात भी हैं। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस का जो वो है नुकसान है, हमें जो है ये कांस्टेंट्स डायमेंशनल लेस कांस्टेंट के बारे में जो है नहीं बताती, वैल्यूज़ के बारे में, मतलब डायमेंशनल लेस कांस्टेंट को कैसे डिटरमाइन करना, जैसे मैंने वहाँ पे 6 पाई इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये हमें डायमेंशन एनालिसिस ने नहीं बताया। और डायमेंशन एनालिसिस जिस इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल हो, कास थीटा साइन थीटा, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब जो है e की पावर -x इस तरह, या जो है लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ठीक है, लॉग इस तरह लिखा हो, तो यहाँ पर भी डायमेंशन एनालिसिस हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस इन फंक्शंस के लिए नहीं होती। ठीक है, और डायमेंशन एनालिसिस जो है वो हमें एग्जैक्ट ये नहीं बताती कि ये चीज़ करेक्ट है कि नहीं करेक्ट। ठीक है, मतलब ये है कि एक चीज़ एब्सोल्युटली करेक्ट है या एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, तो ये हमें एग्जैक्ट चीज़ों के बारे में नहीं बताती। जैसे एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे कि ये इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे, वैसे यहाँ पे जो करेक्ट इक्वेशन है वो ये है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 1/4। ठीक है, तो अगर डायमेंशनली देखा जाए तो ये इक्वेशन भी करेक्ट है और ये इक्वेशन भी करेक्ट है, लेकिन हमें पता है कि सेकंड इक्वेशन ये है, तो मतलब ये है हम एब्सोल्युटली ये नहीं बताती कि ये चीज़ करेक्ट है कि नहीं है। और वेक्टर और स्केलर के बारे में भी ये डायमेंशन हमें नहीं बताती एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसी लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका जिस तरह भी हो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है।